छोटा मोटा रिवाइज हो जाएगा। आर्टिकल 1 में है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। तो आर्टिकल 1 से लेके 4 किसकी बात करते हैं? संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। ये भाग 1 है जिसमें 4 आर्टिकल है। पहला जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। दूसरा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस प्रकार से होगी। इसी में तीसरा है नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा तथा नाम में परिवर्तन किस विधि से होगा। ये आर्टिकल 3 में है। और आर्टिकल 4 में है कि जब कभी भी पहली अनुसूची में परिवर्तन होता है तो चौथी अनुसूची में भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटें राज्यों की रहती हैं। ठीक है ना। तो 1 से 4 तक हमारा संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र हो गया। उसके बाद हमारा भाग 2 है नागरिकता, जो 5वें अनुच्छेद से शुरू होके 11वें अनुच्छेद तक है। 5वें में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसी थी, क्या था। 6ठे में बताया है पाकिस्तान से भारत को आने वाले लोगों की नागरिकता के अधिकार के बारे में, यानी पाकिस्तान से जो भारत आएंगे उन्हें कैसे भारत की नागरिकता मिलेगी। फिर अनुच्छेद 7 में है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत से जो पाकिस्तान जाएंगे, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को कैसे वहां की नागरिकता मिलेगी। तो 5, 6, 7 ये हो गया। 8वां आर्टिकल है कि भारत से बाहर जो लोग रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं उनके नागरिकता के अधिकार। 9वां है विदेशी राज्य की नागरिकता जिसने स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वो अब भारत का नागरिक नहीं रहेगा। 10वां नागरिकता के अधिकार कैसे बने रहेंगे। और 11वां है कि नागरिकता के बारे में किसी भी तरह का कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद। और संसद जो कुछ भी इस बारे में करेगी वो साधारण या सामान्य विधि माना जाएगा। तो 5 से 11, 5 में है संविधान प्रारंभ होने पे नागरिकता, 6ठे में जो भारत आ गए पाकिस्तान से, 7वें में जो भारत से पाकिस्तान चले गए, 8वें में जो भारत से बाहर और देशों में रह रहे हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं उनकी नागरिकता, 9वें में जिन्होंने विदेशी राज्यों की नागरिकता ग्रहण करी है, भारत की छोड़ दी है, उनके बारे में है। और 10वां है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 11 है कि संसद ने नागरिकता के संबंधी जितने भी अभी आपको एक्ट दिख रहे हैं ना, वो सब संसद ने बनाए हैं विधि द्वारा। तो ये हो गया हमारा भाग 2 नागरिकता। भाग 3 है मूल अधिकार। अब हम मूल अधिकार पढ़ते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 12 है। ये 12 से शुरू होके 35 तक है। 12 में है राज्य की परिभाषा, क्योंकि जब हम मूल अधिकार या डीपीएसपी पढ़ते हैं तो बार बार आता है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य वैसा नहीं करेगा, राज्य को ये करना चाहिए। तो इसमें हम राज्य किसे समझें, तो इसलिए राज्य की परिभाषा दी है। तो केंद्र तथा राज्य सरकार के अंतर्गत जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं जो राज्य या केंद्र सरकार के अधीन है, वो सब राज्य के अंतर्गत मानी जाएंगी। तो 13 में है मूल अधिकारों से अगर मूल अधिकारों को कोई भी विधि कानून उसे सीमित कर रहा है, अल्पीकरण कर रहा है, तो ऐसी विधियां हैं वो नहीं बनाई जाएंगी। 13 में कहा है। ठीक है। 14 में है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, कि कानून के सामने सब समान है और कानून से जो चीजें बनाई जाएंगी वो सबके लिए समान रूप से लागू होंगी। 14 में तो 12 और 13 को तो हम लेते हैं, 12 में डेफिनेशन है, 13 में विधि के बारे में बताया है कि मूल अधिकारों को सीमित नहीं करेगी वह विधि जो संसद निर्मित करेगी। 14 से लेके 14, 15, 16, 17, 18 यानी 14 से 18 5 आर्टिकल जो है वो राइट टू इक्वालिटी यानी समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। 14 में है विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, और 15 में है धर्म, मूलवंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान, 5 चीजें हो गई कि किसी भी धर्म के हो, किसी भी मूल के हो, किसी भी
वंश के हो, किसी भी लिंग के हो और किसी भी जन्म स्थान के हो, विभेद नहीं होगा। 16वां नंबर है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, यानी लोक नियोजन सरकारी नौकरियां, तो सरकारी नौकरियों में समानता के नियम का पालन होगा। आर्टिकल 17 ये क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। इसका मतलब है अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा और कोई भी इस तरह का आचरण करेगा तो दंडित किया जाएगा। अंतिम है राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 18 की सेना और विद्या संबंधी जितने भी सम्मान है उनको हटा दिया जाए, तो बाकी जितनी भी उपाधियां दी जाती हैं उनका अंत किया जाएगा। क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि राजाओं को उपाधि दी जाती थी, उपाधि देने से क्या होता था, वो थोड़े खास हो जाते थे, एलीट कैटेगरी में आ जाते थे। तो बस अब कौन सी उपाधियां दी जाएंगी? शिक्षा की और सेना की, सेना के सम्मान और शिक्षा के सम्मान। तो अब हमने देखा 12 में क्या है राज्य की डेफिनेशन, 13 में क्या है कानून या विधि की परिभाषा, और 7 में की कोई ऐसा विधि कानून नहीं होगा जो मौलिक अधिकारों को सीमित करे। आर्टिकल 14 to 18 क्या होगा? राइट टू इक्वालिटी। 14 में विधि वाला होगा, विधि की समान संरक्षण और समक्ष समता। फिर धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा, 15 में है। 16 में लोक नियोजन के विषय में अफसर, 17 में छुआछूत या अनटचेबिलिटी को खत्म करना, 18 में सेना या विद्या के अतिरिक्त और कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अब आ जाते हैं हम राइट टू फ्रीडम, लिबर्टी, यानी 19, 20, 21, ठीक है, 21 की बात कर रहे हैं इसमें। तो जो है 21 और 22, ठीक है, 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल आते हैं इसमें। 19 में है 6 प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा, ये सिविल लिबर्टी है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति, मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में ही आते हैं, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, संचरण करने की यानी कहीं भी आ जा सकने की, और निवास की तथा आजीविका की, ये सारी स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में आती हैं, इन्हें सिविल लिबर्टी कहते हैं। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 20 कहता है 20 कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यदि कोई व्यक्ति अपराध करा है नहीं करा ये तो कोर्ट डिसाइड करता है, लेकिन उससे पहले उसे गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, 3rd डिग्री के लिए नहीं किया जाएगा। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं कि अपराध की दोष सिद्धि से पहले व्यक्ति वो अपना सकता है ताकि उसका संरक्षण हो। आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी हमें किस चीज का है? जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। और इसी में एक 21 का जोड़ा है, उसमें क्या है? राइट टू एजुकेशन। जैसे कि 21 में जीवन का अधिकार डाला है, लेकिन शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि उसे जीवन के अधिकार में शामिल कर लिया है। यदि गरिमापूर्ण जीवन की बात होती है तो शिक्षा उसमें शामिल है। आगे हम चलते हैं, प्रारंभिक शिक्षा की बात थी ये 21 का। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, कि भाई गिरफ्तारी करेंगे तो कैसे वारंट दिखाना चाहिए, गिरफ्तार व्यक्ति के भी राइट्स होते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके हैं आर्टिकल 23 और 24। 23 में है बलाश्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध, यानी किसी से बंधुआ मजदूरी, बलात्पूर्वक श्रम नहीं कराया जाएगा, और साथ ही जो मानव तस्करी, मानव व्यापार होता है उस पे रोक लगाई जाएगी। और 24 में है कारखानों में बाल श्रम का निषेध, जैसे बच्चों से श्रम कराया जाता है जो बड़ी खतरनाक जगह है वहां उन्हें नियोजित किया जाता है, तो इस चीज को रोकना। तो अभी तक हमारे ये कितने तरह के हमने अधिकार पढ़ लिए? समता का अधिकार जिसको हमने 14 से लेके 18 तक पढ़ा, स्वतंत्रता का 19 से लेके 22 तक पढ़ा, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 में पढ़ा।
अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25, 26, 27, 28 में है। याद रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता 4 अनुच्छेदों में है, 25, 26, 27 और 28। 25 में है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी इसका अर्थ ये है प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने की, अपनाने की और उसका प्रचार प्रसार करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाती है। अब देखो, धर्मनिरपेक्ष हमने कहाँ पढ़ा था? प्रियम्बल में। उसको सुनिश्चित कौन कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो आगे चलते हैं 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कि चूंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, समुदाय रहते हैं, तो वो अपने धार्मिक जो है आयोजन कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। अब जैसे अभी दीपावली, दशहरा है, तो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, तो ये हमारे देश में पूरी स्वतंत्रता है। या ईद मनाई जाती, क्रिसमस मनाया जाता है, जितने धर्म है उतने त्योहार मनाए जाते हैं, तो ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता में आता है, प्रबंधन। ठीक है, आगे चलते हैं आर्टिकल 27, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यानी अगर धर्म, हम किसी धर्म को मानते हैं, तो उसकी वृद्धि के लिए हम दान देंगे, और वो दान क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। ठीक है, करों के संदाय में स्वतंत्रता हमें यहाँ पे मिली हुई है। इसके बाद अगला चलते हैं, आर्टिकल 28 है, उसमें है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि हमें किस तरह की प्रार्थना में, जो धर्म से संबंधित है, शामिल होना है, नहीं होना है, ये हमारी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। चलिए, तो ये हो गया हमारी धार्मिक स्वतंत्रता। हमने 4 तरह के अधिकारों के आर्टिकल्स देख लिए। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, राइट टू लिबर्टी फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22, और उसके बाद 2 आर्टिकल हमने और पढ़े हैं। एक्सप्लॉयटेशन वाला जो है, उसमें कौन सा है? आर्टिकल 23 एंड 24, और ये रिलीजियस वाला है, इसमें कौन सा है? आर्टिकल 25, 26, 27, 28। अब अगला हमारा आर्टिकल है 29 और 30, 29 और 30। ये किसके लिए है? ये भाषा और संस्कृति के विकास के लिए है। 29 कहता है कि जो माइनॉरिटीज है, उससे भाषा, लिपि और संस्कृति की पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, यानी वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का विकास करें, जिसके लिए उन्हें पूरा सुरक्षा मिलेगी। और आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षण संस्थाएं और उनमें प्रशासन करने का अधिकार भी सुरक्षित है। नहीं तो ऐसा होता है कि भाई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो उसमें माइनॉरिटीज दबके रह जाते हैं, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का विकास नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आगे चलते हैं आर्टिकल 31। ये है, अब तो निरस्त हो गया कि संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित था, इसको निरस्त कर दिया गया। पहले राइट टू प्रॉपर्टी था इसमें, लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स में नहीं रहने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे आर्टिकल में शिफ्ट कर दिया। इससे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो लीगल राइट है, बट फंडामेंटल राइट नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि जब कभी भी राइट टू प्रॉपर्टी का हनन होगा, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, बल्कि हमें प्रॉपर जो और केसेस में प्रक्रिया होती है लोकल कोर्ट से लेके ऊपर जाने तक की, उस तरह से हम जा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी का राइट हमारे पास अभी भी है, बस वो फंडामेंटल नहीं। आगे है इसी में आर्टिकल 32,
32 में 5 रिटें जो मौलिक अधिकार को लागू करती है। ठीक है, आगे जब हम डिटेल में फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वो भी आ जाएंगी। उसमें परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है और अधिकार रक्षा है। ये 5 रिटें हैं और ये 5 रिटें क्यों है? ताकि जो मौलिक अधिकार है वो बहाल हो सके। आगे हम देखते हैं, फिर 32 हो गया, उसके बाद 33 34 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप इतना इनके लिए परेशान मत होना। 32 तक कर लीजिए, 33 34 35 छोड़ दीजिए, कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। आप बस इतना याद करिएगा, फंडामेंटल राइट्स का जो सेक्शन है आर्टिकल 12 से शुरू है, 35 तक है, और मेन जो राइट्स हैं वो 14 से शुरू होके 32 तक है। अब आता है डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व। सबसे पहले इसमें आर्टिकल 36 जिसमें बताया है राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये वही डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 में दी गई है, क्योंकि इसमें भी बार बार राज्य इस तरह से नीति निर्देशक तत्वों का पालन करेगा, राज्य वैसे करेगा, इस टाइप की चीजें दी गई हैं। तो इसलिए राज्य की डेफिनेशन बताना जरूरी हो जाता है, लेकिन राज्य की डेफिनेशन यहाँ पर वही है जो आर्टिकल 12 में दी है फंडामेंटल राइट्स वाले सेक्शन में। तो राज्य की परिभाषा हो गई। 37 आर्टिकल है, हम भाग 4 के आर्टिकल पढ़ रहे हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं, और आर्टिकल 36 से शुरू होकर आर्टिकल 51 तक ये भाग 4 है, डीपीएसपी का सेक्शन है। 36 से लेके 51 आर्टिकल तक की बात है। 36 में है राज्य की परिभाषा, 37 में है कि किस प्रकार से डीपीएसपी को तत्वों को लागू किया जाएगा। आर्टिकल 38 में बताया गया है कि स्टेट यानी राज्य, इसका काम है लोक कल्याण की अभिवृद्धि यानी पब्लिक वेलफेयर को बढ़ाएगा, और एक सोशल पूरी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसे बनाए रखेगा। यानी यहाँ पे मोटिव क्लियर हो गया कि डीपीएसपी क्यों अपनाए गए हैं, राज्य में लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। 39 की इन जो सामाजिक व्यवस्था है, लोक कल्याण है, वो फिर कैसे बनेगा, तो उसके लिए कुछ डीपीएसपी लागू किए जाएंगे, आर्टिकल 39 में है। और 39 में एक क्लॉज और है, 39A या 39 का, जिसमें कहा है कि सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। डीपीएसपी जो भी मैं आपको 36 से 51 पढ़ाऊंगी, आप उसको एक एक अक्षर, एक एक शब्द रटिएगा, क्योंकि वनडे एग्जाम जितने भी हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 3 चैप्टर मिला के 2 प्रश्न तो आ ही जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न, और इतना माइन्यूट डिफरेंस होता है कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी बड़ा कंफ्यूजन लगेगा। तो ये फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत अच्छे से करिएगा। तो इसमें क्या बताया है 39 का में कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मैं रिपीट करती हूँ, 36 में राज्य की डेफिनेशन, 37 में डीपीएसपी की बात, 38 में कि वेलफेयर हो, पब्लिक वेलफेयर, साथ में एक सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। 39 इस राज्य क्या करेगा, इसके लिए कुछ डीपीएसपी अपनाएगा, और 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। फिर 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, 40 आर्टिकल, और इसमें बताया है ग्राम पंचायतों का संगठन, कि राज्य का ये भी प्रयास रहना चाहिए कि ग्राम पंचायतों का संगठन करे, ताकि चूंकि हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं, चूंकि हम सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो ये वेलफेयर और सामाजिक व्यवस्था गांव से ही, पंचायतों से ही प्रारंभ होना चाहिए। इसके बाद अगला है आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी 41 क्या कह रहा है कि वेलफेयर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे कि लोगों को काम मिलना चाहिए, लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, और अगर कोई परेशानी है तो लोक सहायता यानी उन्हें हेल्प भी मिलनी चाहिए।
तो ये भी उनका अधिकार है। यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ये प्रिंसिपल स्टेट को कह रहे हैं कि आपको नीति बनानी है किसके लिए, लोगों को काम मिले, शिक्षा मिले और लोक सहायता मिले। ठीक है। आर्टिकल 42 ये है कि जहां भी लोग काम करें, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहां काम की जो दशाएं बड़ी न्याय संगत होनी चाहिए, मानवोचित दशा होनी चाहिए और साथ ही साथ प्रसूति सहायता के लिए भी होना चाहिए। यानी कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो वहां उनके लिए भी प्रॉपर प्रोविजन होने चाहिए। हालांकि ये डीपीएसपी बना रह गया, हर जगह एक गाइडलाइन होती है कि भाई अगर आग लग जाए एग्जिट का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन सब कुछ फाइलों में है, उतना फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन हमारे डीपीएसपी में ऐसा कहा गया है। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। यानी इसको हम देखते हैं जो दिहाड़ी तय करी जाती वो यही है कि अकुशल श्रम अगर करता भी है श्रमिक, तो उसके लिए उनको एक मिनिमम प्राइस, दिहाड़ी जिसको कहा जाता है, वो मिलनी चाहिए, निर्वहन मजदूरी। आर्टिकल 43 का में क्या कहा गया है कि बड़े बड़े जो उद्योग होंगे तो बेसिकली जो कैपिटल लगाता है वो प्रॉफिट लेता है, जो काम करते वाले होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत दे देता है जो सैलरी होती है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किसमें, प्रॉफिट में। आगे चलते हैं कि आर्टिकल 43 खा भी दिया है, उसमें है सहकारी समितियों को बढ़ावा, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि ये वेलफेयर के लिए काम करती हैं और कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी निचले तबके के एक्सप्लॉयटेशन को कम करती है, क्योंकि जैसे किसान है और मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा है तो दलाल लोग बीच में पैसा खाते, सामान सस्ते में खरीदते, महंगे में बेचते हैं। इसका काम क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सपोर्ट करती है, फार्मर्स को उचित मूल्य दिलवाती है और उनको फिर सही प्राइस पे मार्केट में बेचती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रोल बहुत बढ़ जाता है। ये आर्टिकल 43 खा में है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। 37 इसमें डीपीएसपी को लागू करने की बात की है। 38 में लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था की बात की गई है। 39 में डीपीएसपी की बात की गई है। 39 का में जो है समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत। 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता की अधिकार की बात है। 42 में काम की दशाएं न्याय संगत हो, मानवोचित हो और साथ ही साथ प्रसूति सहायता भी हो। आर्टिकल 43 कर्मकारों को क्या, निर्वहन मजदूरी, मिनिमम एक प्राइस मिलना ही चाहिए। 43 ए या का, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, मैनेजमेंट में। 43 खा कहता है सहकारी समितियों को बढ़ावा। 44 ये क्या कहता है, कॉमन सिविल कोड, यानी समान सिविल संहिता। इसका मतलब है सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून हो, धार्मिक आधार पर अलग अलग तरह के कानून नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 45 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आपका डीपीएसपी भी है, ये आपने आर्टिकल 21 के ए में फंडामेंटल राइट्स के तौर पे पढ़ा और ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आएगा। इसमें है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध बच्चों के लिए, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात तो डीपीएसपी में है, यानी कि राज्य का दायित्व है कि बच्चों के लिए निशुल्क और जो है अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। जब हम इसको आर्टिकल 21 ए में पढ़ते हैं तो वहां इसे देखने का एंगल क्या होता है कि बच्चों का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स में बच्चों का अधिकार है, डीपीएसपी में राज्य का कर्तव्य है, यानी बच्चों का अधिकार और राज्य का कर्तव्य है उसे पूरा करना। अब माता पिता कहाँ है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में जब हम इसको पढ़ेंगे तो माता पिता आ जाएंगे कि प्रत्येक माता पिता का ये दायित्व है कि अपने बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा और निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था में बच्चों को लाभान्वित करने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, तो 3 आयाम हो गया, माता पिता का भी दायित्व है, राज्य का भी दायित्व और बच्चे का अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है।
अगला है आर्टिकल 46, एससी और एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात कर रहा। 46 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधे सीधे एससी एसटी और दुर्बल वर्गों की बात करता है। 47 ये बात कर रहा है कि पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का कार्य किसका है? राज्य का है। देखिए, पोषण स्तर या पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, तभी तो पोलियो के टीके क्यों लगते हैं? लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। फ्री में 2-3 रुपए किलो में गेहूं चावल बेचने की योजना सरकार क्यों बनाती है? ताकि लोगों का पोषाहार स्तर उच्च बने, है ना। बिजली पानी की व्यवस्था क्यों करती है? ताकि व्यक्तियों का जीवन स्तर उच्च बने। देखिए, जितने भी डीपीएसपी हैं, अगर आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे तो सबका अप्लाइड फॉर्म आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा सरकार के कार्यों में। नेक्स्ट है 48 जो कृषि और पशुपालन की बात करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 में कृषि और पशुपालन की बात है और 48 का में पर्यावरण तथा वन्य और वन जीवों की बात है। पर्यावरण, वन्य और वन जीवों की बात किसमें? 48 का में या ए में। 49 की बात आती है तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, यानी जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं उनको बनाए रखा जाए, मेंटेनेंस पे ध्यान दिया जाए। 50 नंबर है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। देखिए, शक्तियां जब एक हाथ में एकत्रित हो जाती हैं तो फिर करप्टेड भी हो जाती हैं, प्लस कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो इसलिए सारी शक्ति एक हाथ में ना हो, इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करके रखा गया है। आर्टिकल 51 ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना भी किसी राज्य का डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हमारे डीपीएसपी अब खत्म होते हैं यहाँ पे। और 51 का या भाग 4A इसमें आ जाएंगे हमारे मूल कर्तव्य। अब हम जरा ब्रेक लेते हैं। अब आप लोग बोल सकते हैं, पहले बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है? मुझे फंडामेंटल ड्यूटीज मिल क्यों नहीं रही है? चलो, फंडामेंटल ड्यूटीज में कल आपको रिवाइज करा देती हूँ, अभी कुछ और करा दे रही हूँ। एक आध चीज पे नजर पड़ गई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है, वो कराती हूँ कल। आर्टिकल 51 यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर दक्षिण भारत का इतिहास आप